शैलेंद्र जी, लेकिन मैंडेट से समझा क्या जाए? क्या यूएस की पॉपुलेशन इस बात को मान रही है कि दुनिया की ठेकेदारी अमेरिका बाद में ले, पहले अपने घर का मुद्दा सुलझाए, इन्फ्लेशन को कम करे, जो उनकी बुनियादी सुविधाएं वो भी जरूरी हैं? बिल्कुल सही कहा आयुष जी आपने। देखो, इस बार जो वोटिंग पैटर्न है वो दिखाई देता है कि ट्रम्प को किन किन कम्युनिटीज की वोट ज्यादा मिले। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक काउ बेल्ट है, जो काउ बेल्ट काफी इम्पोर्टेंट है, जो वहाँ का हार्टलैंड माना जाता है। ऑलमोस्ट 67% जो ओरिजिनल अमेरिकन है जो वहाँ सेटल है, जो मैक्सिमम क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और जो एक कॉलोनियल माइंडसेट में भी है कि अमेरिका जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का जो रोल रहा है, इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है, उसको बरकरार रखे। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर हो, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर हो, उसमें अमेरिका का रोल बरकरार रहे, और जो भी अमेरिका को चैलेंज करेगा उसको किसी भी तरह से खत्म कर दे। जो चीजें इसके पहले हमने इराक में देखी, अफगानिस्तान में भी देखी, तो वॉर ऑन टेरर में भी हमने देखी थी। तो ये जो काउ बेल्ट है और वहां का जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वोट है, उसको पहले अपील 2001 में जॉर्ज बुश ने किया था, जब वो जो इलेक्शन हुई थी वो 9/11 के पार्श्वभूमि पर हुई थी, और उस टाइम में पहली बार बाइबल के कोई वर्सेस को भी कोट किया गया था, और उस टाइम में वोट्स भी उन्होंने कहा था, और वो इसी तरह का कुछ अपील किए गए थे। तब बहुत बड़े पैमाने पर यही काउ बेल्ट ने जॉर्ज बुश को जिता के दिया था। अब इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे अपील किए थे, जैसे टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फास्ट। ये सारी जो चीजें थी वो उसी तरह से थी जिसको उन्होंने वोटिंग किया। उसके बाद में जो लोअर मिडिल क्लास है, जो ब्लैक्स है, कुछ प्रवासी इमिग्रेंट्स भी जो है, इन्होंने भी ट्रंप को वोट दिया। जो फ्लोरिडा में आप देखते हो, फ्लोरिडा बेसिकली ब्लैक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फ्लोरिडा लास्ट टाइम डेमोक्रेट की तरफ चला गया था, इस बार वो ट्रंप के पास चला गया है। ये बात ये दर्शाता है कि इवन ब्लैक पॉपुलेशन भी उनके साथ में है। ये इसलिए है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आज की घड़ी में चल रहा है वो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के अमेरिका की तरफ। अभी देखिएगा, वहां पर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई है, लोगों को हाउस रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है, लोग नया घर खरीद नहीं पा रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी के बारे में बड़ा इन्फ्लुएंस है, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट देखो 3% से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजों से कौन उनको बाहर निकाल सकता है? वो जो प्राइड है, वो प्राइड किस तरह से हम जा सकते हैं? रशिया यूक्रेन में आप देखिएगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के बाद क्योंकि रशिया ने वो इकोनॉमिक सैंक्शन को डस्टबिन दिखा दिया, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। आज इजराइल ईरान वॉर में कोई रोल बाइडेन प्ले नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि अमेरिका का जो डिमिनिशिंग पावर है वो उसको रिजेंबल करती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो, चाइना, रशिया, एससीओ हो, ब्रिक्स हो, बड़े स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, और डी डॉलराइजेशन का मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो ये चीजें जो कंजर्वेटिव अमेरिकन है, जो काउ बेल्ट का अमेरिकन है, उसको भी अपील करने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न हम देखते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को एज एन एक्सपेक्टेशन कि वो फिर से अमेरिका का जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको कहीं से लेके आएंगे, इस तरह से उनको बताया गया है और उस तरह से उनको प्रोजेक्ट भी किया गया है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इश्यूज पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर कंसंट्रेशन करेगा। उस सिलसिले में आयुष जी, जरूर आप मुझे पूछेंगे कि इकोनॉमिक और ट्रेड से रिलेटेड इंडिया और अमेरिका में इस पर भी आऊंगा मैं शैलेंद्र जी। संजय जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे, 127 साल लगभग बाद ऐसा वाकया हो रहा है जब नॉन कंजर्वेटिव टर्म्स में कोई प्रेसिडेंट वापस व्हाइट हाउस पहुंचेगा। जो मैं पढ़ पा रहा हूं कि 1893 से 1897 तक और उससे पहले 85 से 89 तक ग्रोवर क्लेवलैंड ने चुनाव जीता था, और 127 साल बाद ऐसा हो रहा है। इस पैटर्न के पीछे कारण क्या है? जो डोनाल्ड ट्रंप कर पाए हैं कोई और नहीं कर पाया? ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना विजन था जिसको लोगों का समर्थन मिला, या बाइडेन प्रशासन की नाकामी भी इसके पीछे बड़ा कारण है? देखिए, बाइडेन प्रशासन की नाकामी तो रही है। जिस तरह से ग्लोबल, अभी हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे थे कि देखिए, ग्लोबल फुटप्रिंट पे जब देखा जाता तो अमेरिका को देखा वर्ल्ड का नंबर 1 देश माना जाता और सबसे शक्तिशाली देश माना जाता। लेकिन आज के सिनारी में अगर देखा जाए तो कोई भी, चाहे रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, चाहे चाइना की बात हो रही है, या जो इनकी जो टिकड़ी बन रही है उसकी बात हो रही है, उसको इनकाउंटर करने में कहीं ना कहीं बाइडेन साहब फेल हो गए थे। तो फॉरेन पॉलिसी में हमें लगता है आज के दिन में वो एक तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि ये ऐसा करिश्मा हुआ क्यों,
देखिए करिश्मा का कारण नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन उनकी नीतियां भी हैं। और उनको एक तरह से मैं बार बार इस बात को पुरजोर तरीके से मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि देखिए जब तक आपके अंदर, अभी यही बता रहे थे, काउ बेल्ट की बात हो रही थी कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना या देश अमेरिकन फर्स्ट वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, मैसेजिंग जो होता है रियल अमेरिकन तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। वहां के जो लोकल्स रहे, जो बेस कह सकते हैं, जो एक तरह से नेटिव है वहां के, उनको उनके तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और जो उनके जो वोटर नहीं थे, जैसे भी पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा की बात हो रही थी, नेवादा की बात हो रही थी, वो भी एक तरफा वोट कहीं ना कहीं पिछले बार बाइडेन को मिला था। लेकिन इस बार आप देखिए कि पूरी की पूरी 7 बेल्ट में क्लीन स्वीप हो गया है और ब्लैक्स ने बहुत ज्यादा वोटिंग की है ट्रंप को। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से अपनी बातों को वहां लगे। इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा था, इन्फ्लेशन जैसे हमारे जो को पहले बता रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। तो देखिए आप वॉर तो कर सकते हैं, लेकिन भैया पहले घर की मामले को, घर को तो सुधारोगे, उसके बाद आप बाहर बाहर की चीजों को सुधार सकते हो। तो बहुत सी चीजें इन्होंने जो वहां से लोकल मुद्दे थे उसको एड्रेस किया, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन फर्स्ट वाला जो अप्रोच था वो लेके आए हैं, विच इज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जब बात आती है तो एक तरफा आपने देखिए, अब पूरे स्टेट का अगर आप देखिए, चाहे कोई भी स्टेट में है, तो वोट परसेंटेज में काफी अंतर है। हम नहीं कहते कि एक तरह से क्लीन स्वीप हो गया, बट इन वोट परसेंटेज में 45-52 इस तरह का परसेंटेज में अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये दर्शाता है कि कहाँ पे अब जहां पे पिछले बार बाइडेन डेमोक्रेटिक जीते थे, वहां इस बार हार चुके हैं। उसका कारण क्या है? तो ठीक है, ठीक है संजय, मैं लौटता हूं। संजय जी, हमें पूर्णिमा नाथ जी ने भी ज्वाइन कर लिया, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। पूर्णिमा जी, शुभकामनाएं भी आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए। भारत के नजरिए से क्या देखा जाए, एक इंडियन होने के नाते हम क्या समझे कि डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना सत्ता में भारत के लिए कैसे फायदेमंद है? थैंक यू सो मच। आई एम एक्सटैटिक, आई एम बियॉन्ड एक्सटैटिक। मैं अपना एक्साइटमेंट नहीं रख पा रही हूँ, बहुत खुश हूँ पर उछल कूद नहीं पा रही हूँ। पार्टीज हो रही है बाहर, फ्रेम से बाहर मत जाइएगा मैम प्लीज। बट यू नो इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के लिए वो एकदम परफेक्ट है। ही इज डिजर्व दैट पोजीशन। उनसे लिया गया है, लास्ट इलेक्शन छीना गया है उनसे। सो जो गलत काम हुआ है उसको फिक्स करना है। सो हमारे कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप इज द राइट president. Now going from here to foreign policy, India के लिए भी सही है, and he's actually going to do well. But last presidency में उन्होंने वीसा ब्लॉक किया था, because that's exactly what he wanted to make sure that यहाँ पे जो comprehensive reform हो सकता है इमिग्रेशन की वो करे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। And then after that, what happened was the right to winger became a bit more, stricter. ये पूरा एंटी इमिग्रेंट बात करने लगे थे। तो आपको पता है कि एंटी इमिग्रेंट जब बात करने लगे थे, तो लेफ्ट साइड जो लोग थे, they took it in a different stride, saying that we are immigrant friendly and etc. like that. अब लास्ट 4 years में क्या हुआ है? इट्स नॉट जस्ट इमिग्रेंट फ्रेंडली, दे एक्चुअली ब्रॉट इन इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल एलियंस। वो टर्मिनोलॉजी को चेंज करके अभी अनडॉक्यूमेंटेड कोट एंड कोट बोला जाता है। इलीगल बोलना यहाँ पे इलीगल हो चुका है। इलीगल को इलीगल आप बोल भी नहीं सकते हो। दैट्स हाउ दे हैव चेंज्ड नैरेटिव। तो जो हमारे लोग इंडियन अमेरिकन जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सालों से, 1 million people have been sitting there. We don't know whether they're going to get green card or not. और रिपोर्ट के हिसाब से 150 years लग जाएगा उनको इवन ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। और जो इलीगल्स को यहाँ पे लेके आ गए, वो दे आर एक्चुअली प्रॉमिसिंग देम फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप। सो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का पोजीशन भी चेंज हुआ है। ही वांट्स टू ब्रिंग इन द हाई स्किल्ड लेबर। जैसे मैं हूँ, मैं थी इस कंट्री में, यहाँ पे आई हुई इनके लिए ही तो प्रोडक्ट में बना रही थी, इंडिया के लिए थोड़ी बना रही थी, है कि नहीं? तो सो ही अंडरस्टैंड्स दैट फैक्ट। जो हम हमारे ऊपर फेवर नहीं कर रहे हैं, जैसे जाहिर सी बात है, जिस देश ने उनको चुना उस देश के लिए वो सेंट्रिक पॉलिसीज बनाएंगे ही, और वो देश की जनता एक्सपेक्ट भी करती है। लेकिन एक अलग कंडीशन हमने डेमोक्रेटिक सरकार में देखा। पीएम अभी सितंबर में जब यूएस पहुंचे थे, प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं उनको बाकायदा व्हाइट हाउस में बुलाया गया। पीएम मोदी के विजिट से कुछ घंटे पहले उनसे मुलाकात की गई और एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा
जो चरमपंथी हैं, जो भारत के लिए कहा जाए मुफीद नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को लेकर, जैसा कि हम ट्रूडो की रिजीम में देख पा रहे हैं, क्या वो परिस्थिति बदलेगी? ऐसी उम्मीद भारतीय करें? देखिए मेरे ख्याल से आई हैव रेज दिस पर्टिकुलर कंसर्न फॉर क्वाइट सम टाइम राइट नाउ। इनके जो बहुत करीबी एक कैंपेन लीडर है हरमीत धिल्लन, ही शी इज ए सपोर्टर ऑफ खालिस्तान सेपरेटिज्म, एंड उनके जो लॉ फर्म है, उनके जो पार्टनर है, ओपनली जेपी देओल ओपनली खालिस्तान के सपोर्ट कर रहे हो। वो कहते कि उनको भी लीगली सपोर्ट करेंगे। सो आई हैव रेज दिस कंसर्न बिफोर। हरमीत धिल्लन को भी मैंने क्वेश्चन किया था। जब मैंने ये क्वेश्चन उनको पूछा था, उन्होंने मुझे ट्विटर में ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पता चला कि शी हैज एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प एंडोर्स्ड एंड ऑल्सो शी हैज टेकन लीड ऑन हिज इलेक्शन कैंपेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन इंटेग्रिटी। तो ये जो कंसर्न है, मुझे आई हैव not gotten any kind of understanding how it's going to go, which way it is going to go, but I'm hopeful that उन्होंने अगर ये कुछ दिन पहले दिवाली ट्वीट में हिंदूज को प्रोटेक्ट करने की वादा किए हैं, मैं जानती हूँ वो फ्लिप फ्लॉपर नहीं है, मैं जानती हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वो कहना नहीं था, वो कहते भी नहीं। अगर कह दिया है, मुझे लगता है कि वो इंडिया की और हिंदूज की यहाँ की जो सिचुएशन है उनको बिगाड़ने नहीं देंगे। तो आई एम होपफुल। I don't have the answer to you today, but I'm going to continue to raise this concern because Canada में हो चुका है ये, और we're seeing direct attack on Hindu temples and Hindus। वहाँ पे आप पुलिस को बुलाओ तो पुलिस खुद आके हिंदूज को मारपीट कर रहे हैं। So this is going constantly in a different direction. So I hope that Donald Trump is actually going to give us the time of the day so we can discuss about this serious issue, and also 5i के इंटेलिजेंस की जो एक एजेंडा चल रही है जी। उसमें हमें डिस्कस करना जरूरी है कि वो भी डीप स्टेट की पार्टी है। सो आई फील लाइक दैट वी माइट हैव सम अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड आल्सो डिफ्यूज दिस एंटायर खालिस्तान इशू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है शैलेन जी, एक तो एनएसए वाला जिक्र आपने किया, या जी डोभाल वाला जो पहलू था, लेकिन क्या ये व्हाइट हाउस में ट्रीटमेंट देना प्रो खालिस्तानी एलिमेंट जो हैं, डेमोक्रेटिक सरकार का जो एक रुख था वो बदलेगा रिपब्लिक सरकार में, माना जाए ट्रम्प की सरकार में? देखिए बिल्कुल बदलेगा। मैंने जैसे कहा था कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस में जो भी कुछ हिकअप्स आए हैं, ऑब्स्टेकल्स आए हैं, वो मेनली डेमोक्रेटिक टाइम में आए हैं, और उसको रिकवर किया गया है जब रिपब्लिकन आए थे पावर में। मैंने एक एग्जांपल दिया 1998 में जब इंडिया ने पोखरण 2 किया था, तब बिल क्लिंटन साहब ने इकोनॉमिक सैंक्शंस इन्वोक कर दिए थे, लेकिन जब जॉर्ज बुश आ गए तो उन्होंने उसको रिवोक कर दिया था। तो ये जरूर इसमें होगा, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि ओवरऑल डोनाल्ड ट्रम्प का आप अगर पॉलिसी प्लान देखोगे तो वो चाइना को सबसे बड़ा एनिमी मानते हो। लॉन्ग टर्म में उनको इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो चाहते हैं कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचे, ऐसी कोई भी चीज वो अपने सॉइल पे पर्टेन नहीं होने देंगे, एंटरटेन नहीं होने देंगे। इसके पहले भी रिपब्लिकन टाइम में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि भाई जब भी रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था पहली बार 2014 में, तब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। जब उन्होंने सेकंड टाइम वॉर किया था तब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। वो तो ओपनली कहती कि मेरे टाइम में तो कोई इस तरह का हिंसा नहीं हुई थी, कोई इस तरह से अटैक नहीं हुआ था, मैं तो हर चीज में कंट्रोल कर रहा था। तो यही चीजें वो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हिकअप्स है उसको बिल्कुल वो सेटल किया जाएगा, उसको इग्नोर भी किया जाएगा, और लार्जर गोल के लिए इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाएगा। और जो लार्जर गोल है वो एशिया पैसिफिक में इंडिया का रोल जो है उसको बढ़ाया जाए, इंडियन ओशन से के बियॉन्ड उसको जाने के लिए, और चाइना का पोटेंशियल काउंटरवेट करके इंडिया को किस तरह से डेवलप कर सकते, इसलिए रणनीति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ज्यादा बरकरार है। ठीक संजय जी, हाल के सालों में डिफेंस में भी और व्यापार के लिहाज से भी हमने देखा कि पार्टनरशिप दोनों देशों में बढ़ी है, चाहे कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेट्स रहे हों या रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता रही हो। इसमें और ज्यादा कितना इजाफा होगा, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज यूएस सेंट्रिक रही हैं और इसमें कुछ वहां के नजरिए से गलत नहीं है। देखिए, किसी भी राष्ट्रपति के लिए, किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के लिए जरूरी होता है जो भी पॉलिसी बनाए वो अपने देश को देख के बनाएगा, और देश को देख के बनाना भी चाहिए। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो आपने देखा होगा कि हमारी जो भी पिछले साल जो डील हुई है आर्म्स की, जो इंजन दे रहा है यूएस, जो आज तक कभी किसी को नहीं दिया, वो टेक्नोलॉजी हमको पास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बिलीव है यूएस का, और इस टेन्योर में, यानी
डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में हमें लगता है कि और चीजें बढ़ेंगी। जहां तक बात हो रही थी कि पॉलिटिकल सिनारियो में, तो देखिए इंडिया एक उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो है, और उसके लिए दूसरे शब्दों में मजबूरी भी है और जरूरी जरूरी भी है। मजबूरी इसलिए कि आप चाइना को काउंटर करने के लिए आपको कौन सा देश दिखता है एशिया पैसिफिक? हमें तो नहीं लगता। पहले पाकिस्तान हुआ करता था, आज के दिन में कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के डील करके काउंटर चाइना को नहीं कर सकता। दूसरा कौन सा देश है डेवलपिंग कंट्री या डेवलप होने वाला कंट्री या डेवलप हो चुका कंट्री? भारत है, जहां पे एक तरह से आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, एक शक्ति यहाँ पे, और एक तरह से आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रांग है। तो आप जितने भी ब्रेन देखते हैं, देखिए चाहे टीसीएस हो, चाहे एचसीएल हो, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो है, ये ब्रेन जो है इंडियन के वहां पे जाके काम कर रहे हैं। नेम एनी बिग कंपनी जहां पे वहां पे यूएस में काम कर रही है, उसमें उसके पीछे ब्रेन किसका है? हम इंडियंस का ही ब्रेन लगा हुआ तकरीबन। जैसे मिस नाथ हमारे साथ बैठी हुई है, वो भी एक इंडियन है, लेकिन काम तो अमेरिकन के लिए करती है। तो ब्रेन और जब साथ मिलता है तभी जाके कहीं डेवलपमेंट हो सकता है। और ये जो सरकार आई है कहीं ना कहीं इस दो देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस भी चाइना को इनकाउंटर करने के लिए भारत की जरूरत पड़ रही है, और हमें भी इनकाउंटर चाइना को करने के लिए यूएस की जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरह से पॉलिटिकल सिनारियो ग्लोबली बदल रहा है, उसमें दो देशों का मित्रता होना, दो देशों में आपसी संबंध होना और पर्सनल संबंध होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जहां तक बात हो रही है कि उन्होंने पॉलिसी बनाई, देखिए मैं तो बार बार बोलता हूं कि वो पॉलिसी अपने देश के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अगेन मैं कहता हूं कि हम माइग्रेंट नहीं है, हम इलीगल माइग्रेंट नहीं है, हम प्रोसेस से जाते हैं। अगर हम प्रोसेस से जाएंगे, हो सकता है वीजा आज नहीं, मुझे 10 दिन बाद मिले, लेकिन हमें मिलेगा, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी की और टैलेंट की दोनों की कदर है। दैट्स वाई इंडियंस आज के दिन में वहां पे एक तरह से बहुत सारे कंपनी में सीईओज हैं, बहुत सारी जगह पे काम कर रहे हैं, जो हमारे 16 लाख। और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वैसा एटमॉस्फेयर अपने स्किल लेबर को यहाँ पर भी दें, स्किल लोग जो भी हैं उनको इस तरह के मौके यहाँ भी दें। हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम इस पर शिकायत कर रहे हैं किसी से कि वीजा नहीं मिल रहा है या लेट मिल रहा है, ये भी तो एक जिम्मेदारी है। हम देखिए, मुझे नहीं लगता कि वीजा लेट मिलता है। मैंने कहा इनके काम करता, आईटी कंपनी में काम करता था, मुझे तो आज भी मेरे पास, मैं जॉब छोड़ चुका, लेकिन 10 साल का यूएस का वीजा मिलता है, तो आज भी मेरे पास वीजा है। तो अगेन हम सेइंग वीजा मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कैसे, अब चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, आधा भरा गिलास या आधा खाली गिलास, देखने वाले के नजरिए के ऊपर है। और ये जो नए प्रेसिडेंट जो बन रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये हिंदुस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए हम महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको ना सिर्फ ट्रेड नहीं करना, आपको पॉलिटिक्स भी करनी है, ट्रेड भी करनी है, मैनेजमेंट भी करना है, और सारी चीजें एक साथ करनी है। तो एक समन्वय बनाना पड़ता है। उनको अपने देश में समन्वय बनाना है, हमें अपने देश में समन्वय बनाना है। तो कहीं ना कहीं समन्वय बनेगा, तभी दोनों कंट्री का विकास हो सकता है। और जैसे हमारे दोनों मित्रों ने कहा कि जब भी रिपब्लिकन रहती है, कहीं ना कहीं भारत को उसका लाभ मिला है, और इसमें इतिहास गवाह है। ये मैं और किसी को बोलने की जरूरत नहीं, इतिहास गवाह है। और अगेन हम कहें, जैसे हमारे देश में आज नेशनलिस्ट की सरकार, इसको कहते हैं हम, दूसरे शब्दों में अगर बोले कि राइट विंग की सरकार है, उसी शब्दों में एक तरह से कहूंगा कि राइट विंग की सरकार वहां पे भी बन गई है। जो एक अमेरिकन नेशनलिस्ट है, उनकी सरकार बन चुकी है, और उनको भी अपना हक है अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। और पॉलिसीज हमेशा उनको उनके देश के सेंट्रिक होनी चाहिए, और उसमें कोई गुरेज नहीं है कि वो बन रही है। और हम टैलेंटेड है, हमें भी स्थान वहां मिलेगा, और हमें मिल रहा है। ठीक, पूर्णिमा जी, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो एक इंडियन मूल जो है उनके साथ जुड़ा हुआ, इंडियन ओरिजिन जो उनके साथ जुड़ा हुआ, उसको लेकर भी भारतीयों में उम्मीदें थी। ट्रंप की इस सरकार में, नई सरकार में, इंडियन अमेरिकन का रिप्रेजेंटेशन कैसा आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि जो कमला हैरिस के डिसेंडेंट और उनकी हेरिटेज लेकर इतना उछल कूद रहे हैं इंडिया, इट्स फैसिनेटिंग। लेकिन उन्होंने खुद कभी प्राइड नहीं लिया उनके हेरिटेज के ऊपर। इंडियन नहीं बोलते, साउथ एशियन कहते हैं। साउथ एशियन इज अ terminology that is used for giving better opportunity to Muslims of Afghanistan, Pakistan and elsewhere. South Asia में तो सिर्फ India is the biggest country. On top of it, India has the most population. और लेकिन Indian क्यों नहीं यूज करती है? quote and quote Indian heritage बोलने में उनको क्या जाता है? नहीं यूज करती, साउथ एशियन यूज करती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया क्यों उतना उसको बढ़ावा दे रही थी, उसको प्रॉप अप कर रही थी, आई डोंट नो द फैक्ट, बट
the point is that you guys actually did that. She's more black than she is Indian. She's more black than she is South Asian. She uses and abuses and takes advantage of every single entity. Chinese नाम भी है उनका Chinese नाम है हे जिनली. तो ये लो, तो फिर वो चाइनीज भी हो गई वोट के लिए. तो ठीक है, to me, मतलब she's लेकिन ट्रम्प की fraud. सरकार में ये- कैसा रिप्रेजेंटेशन आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इंडियन ओरिजिन के लोगों का, इंडियन अमेरिकन का? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रंप इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द आयल, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, जो he had the guts, actually had the courage, had the right way to actually wish Diwali to it, जिसमें उन्होंने हिंदू की प्रोटेक्शन अपने सर पे ले लिया. बोले है ना, कोई और नहीं, इसकी बात तो भारत में भी हो रही थी कि भारत के भी कई नेता जो नहीं कह पाए वो डोनाल्ड ट्रम्प कह गए. नहीं कहते. So Exactly, हाँ. you have to give him pat on the backs, pat on his back, because he's actually saying what he means. यहाँ पे कोई आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि एक बात यहाँ पे कह रहे हैं कि he is actually going to do something else. Is exactly what you get what you pay for. That's the straightforwardness that I really like about him. तो उन्होंने किया है, उन्होंने करेज लिया है, उन्होंने बोला है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ. सेकेंडली, उन्होंने ऐसा तो नहीं है ना कि जेडी वांस का वाइफ को उन्होंने प्रशंसा नहीं किया. जेडी वांस का वाइफ भी, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ जो है, वो भी तो एक इंडियन डिसेंट की है ना. और विवेक रामास्वामी को भी उन्होंने अपनाया है, वो भी एक इंडियन डिसेंट की है, हालांकि यहाँ पे बॉर्न इन एंड यूएस सिटीजन. दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू रन फॉर प्रेसिडेंट. मैं तो नहीं रन कर सकती क्योंकि मेरा जन्म इंडिया में हुआ है. तो मेरा जो कहना ये है कि ही एक्चुअली outwardly said he likes Hindus. He also said he likes India. He also said he actually likes the community because of our values. क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंट है, हम लोग फोकस करते हैं एजुकेशन में, हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपने तरीके से, हम किसी को बॉदर नहीं करते. तो मेरे ख्याल से वक्त मेरे पास कम है. बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं फिर से आपको. बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका, संजय जी आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए.